क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि एमसीक्यूज को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्या उसके लिए बेस्ट अप्रोच रहेगा। और ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं। व्हाई? बिकॉज एमसीक्यूज में क्या होता है, यू आर प्रोवाइडेड विद अ क्वेश्चन जिसमें आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, मल्टीपल चॉइस। दैट मीन्स आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे जिनको आपने आइडेंटिफाई करना है कि उनमें से बेस्ट सुटेबल आंसर जो है वो कौन सा रहेगा। ठीक है, सो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो मेरा पहला सजेशन है वो तो यही रहेगा दैट व्हेनेवर यू स्टार्ट डूइंग रीडिंग, मेक श्योर सबसे पहले आप क्वेश्चंस रीड करें। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम चीज फॉलो करेंगे। विल गो टू द क्वेश्चंस पार्ट, विल रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। क्वेश्चंस को समझेंगे पहले एंड देखेंगे कि हमने क्या ढूंढना है एंड उसके बेसिस पे हम रीडिंग पे जाएंगे एंड टेक्स्ट को रीड करेंगे। ठीक है, चूज आंसर्स फ्रॉम लेटर्स ए टू डी नेक्स्ट क्वेश्चंस 1 to 5, यानी कि जो 1 to 5 क्वेश्चंस है हमारे, इनमें जो भी आपके ऑप्शंस हैं ए टू डी, आपने इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और देखना है कि सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा आंसर इसके लिए मैच होता है। ठीक है, अब चलिए रीड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, और इसको समझेंगे। व्हाई इज मैनेजिंग हैजर्ड्स एसेंशियल इन इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग वर्क प्लेसेस? ये क्या बोल रहा है कि हैजर्ड्स को मैनेज करना, ठीक है, मैनेजिंग हैजर्ड्स essential in industrial और manufacturing workplaces। So industrial और manufacturing workplaces में hazards को manage करना essential क्यों है? अब सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चंस रीड करते हैं हम कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, हमने भी सेम चीज किया, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया, हमने इसको अंडरलाइन किया। दूसरी चीज हमारे माइंड में ये होती है कि इनसे मिलते जुलते वर्ड्स, ठीक है, यानी कि इनके सिनोनिम्स या इनकी बेस्ट पॉसिबल पैराफ्रेजिंग जो भी रहेगी हमने उसको इमेजिन करना है। ठीक है, जैसे मैनेजिंग हैजर्ड्स जो है इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, एसेंशियल, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग वर्क प्लेसेस, इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, तो वो आपने इमेजिन करने स्टार्ट करने हैं। ठीक है, और साथ साथ में जो भी आपके ऑप्शंस हैं आप इन ऑप्शंस को भी रीड करेंगे, इनके भी कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ताकि जब आप रीड करें और रीड करके आपको ये कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल जाएगा कि इन ऑप्शंस में से क्या क्या ऑप्शंस आपके टेक्स्ट में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, सो अब हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाई इज मैनेजिंग हैजर्ड्स एसेंशियल इन इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग वर्क प्लेसेस, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वर्क प्लेसेस और इंडस्ट्रियल प्लेसेस पे हैजर्ड्स को मैनेज करना वो एसेंशियल क्यों है? तो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, फॉर वेलबींग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स, यानी कि जो वर्कर्स हैं उनके वेलबींग और उनकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, फॉर हेल्थ रीजंस। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, वर्क प्लेस सेफ्टी। एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो चार ऑप्शंस इन्होंने मेंशन करे हुए हैं। द फर्स्ट वन इज जो भी वहां के वर्कर्स हैं उनके वेलबींग, उनके प्रोटेक्शन के लिए, जो हेल्थ रीजंस हैं उसके लिए, वर्क प्लेस की सेफ्टी के लिए, या ये तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं वो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग, हाउ मेनी स्टेजेस शुड हैजर्ड मैनेजमेंट अंडरगो, यानी कि जो हैजर्ड मैनेजमेंट है उसकी कितनी स्टेजेस होनी चाहिए। ठीक है, एज पर द पैसेज कितनी स्टेजेस हो सकती हैं उसकी। ठीक है, सो अब हमारे पास ऑप्शंस में क्या है, 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, more than 5 stages, almost 5 different stages, and more or less than 5 stages। हमने दो क्वेश्चंस रीड कर लिए, more than sufficient। now we'll go to the text part, और जो अभी तक हमने क्वेश्चंस रीड किए हैं इनके बेसिस पे देखेंगे कि हमारे क्या ऑप्शंस जो है वहां पे मैच हो रहे हैं। स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन के कीवर्ड्स, हैजर्ड्स, मैनेजमेंट, एसेंशियल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग वर्क प्लेसेस। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं टेक्स्ट में। In many industrial or manufacturing workplaces, managing hazards is essential for a successful health and safety system। पहले ही सेंटेंस में ऑलमोस्ट मुझे मेरे सारे कीवर्ड्स मिल गए। मेरे कीवर्ड्स थे इंडस्ट्रियल, मैंने अंडरलाइन कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग वर्क प्लेसेस मैंने अंडरलाइन कर लिया, मैनेजिंग हैजर्ड्स मैंने अंडरलाइन कर लिया, एसेंशियल अंडरलाइन कर लिया। सो जो भी मेरे क्वेश्चन के कीवर्ड्स थे कि why is managing hazards essential for industrial और manufacturing workplaces, तो इसी सेंटेंस में इस क्वेश्चन के सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं। अब मुझे ये देखना है कि मेरा आंसर क्या है, ये क्या बोल रहा है, क्यों वो एसेंशियल है। सो ये बोल रहा है फॉर अ सक्सेसफुल हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम, यानी कि सेफ्टी के लिए और एक सक्सेसफुल हेल्थ के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी एसेंशियल। ऑप्शंस में देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस थे, फॉर वेलबींग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स, वेलबींग और प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, यानी कि प्रोटेक्शन क्या हो गया और वेलबींग क्या हो गया, यानी कि
खैरियत, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए, प्रोटेक्शन उसकी सेफ्टी के लिए, तो वर्कर्स की प्रोटेक्शन और उनके सेहत के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए। दूसरा ऑप्शन हमारे पास हेल्थ रीजंस, तीसरा ऑप्शन हमारे पास वर्क प्लेस की सेफ्टी के लिए। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें, हमारे जो टेक्स्ट है उसमें वो इन तीनों को एड्रेस करा है, वो सेहत भी बोल रहा है और वो सेफ्टी भी बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, किसकी सेहत और सेफ्टी, वर्कर्स की, और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, वर्क प्लेस की सेफ्टी, और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, हेल्थ रीजंस। तो हम टेक्स्ट रीड करते हैं एक बारी फिर से फॉर कंफर्मेशन। ये क्या बोल रहा है, इन मेनी इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग वर्क प्लेसेस मैनेजिंग हैजर्ड इज एसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम, ठीक है। ये भी इसको एज अ जनरली बोल रहा है, यानी कि हेल्थ और सेफ्टी सिस्टम के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये मेरे तीनों ऑप्शंस को एड्रेस कर रहा है, ठीक है। हेल्थ भी आ गया और सेफ्टी भी आ गया। सो राइट, इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो क्या हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इंडिविजुअली मैं दो ऑप्शंस को नहीं मार्क कर सकती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है, ऑल ऑफ द अबव। सो मैंने इसको मार्क कर लिया ऑप्शन को, मेरा आंसर मुझे मिल गया है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू द, अब देखो ये वाले क्वेश्चंस भी आपके सीक्वेंस ही फॉलो करेंगे, ठीक है। जो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं, इट इज जस्ट अबाउट आइडेंटिफाइंग द लोकेशन, ठीक है। आपने लोकेशन पे जाना है, एक बार ही आपको ये क्वेश्चन की लोकेशन मिल गई, देन यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस, आपको ये सीक्वेंस में ही मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ मेनी स्टेजेस शुड हैजर्ड मैनेजमेंट अंडरगो, यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग जो हैजर्ड मैनेजमेंट है उसके कितने स्टेजेस होने चाहिए। तो हमारे कीवर्ड्स क्या हैं, स्टेजेस, हैजर्ड मैनेजमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो रीड करते हैं, हम फिर से टेक्स्ट पे जाएंगे एंड टेक्स्ट को रीड करेंगे। हैजर्ड मैनेजमेंट is an ongoing process that goes through 5 different stages। ये क्या बोल रहा है, ये एक ongoing process है जिसके कितने, मतलब जो कितने stages से गुजरता है, it undergoes through 5 different stages, that means इसके 5 different stages हैं। so हमें हमारा आंसर मिल गया, हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 5 different stages, ठीक है। it is being very specific here। अब हमारे पास ऑप्शंस में देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस थे। 5 distinct stages, more than 5 stages, almost 5 different stages, more or less than 5 stages। अब देखो एमसीक्यूज में आपके डिस्ट्रैक्टर्स होंगे ही होंगे, ठीक है। दे विल यूज सच वर्ड्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपको मिलते जुलते ऑप्शंस देंगे, ठीक है। आपको क्या लगेगा, यहाँ पे भी 5 स्टेजेस है, यहाँ पे भी 5 स्टेजेस है, यहाँ पे भी 5 स्टेजेस की बात हो रही है। नाउ विच वन विल बी द बेस्ट सुटेबल आंसर फॉर योर क्वेश्चन, ठीक है। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, उसके लिए आपने ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा सबसे ज्यादा रिलेट कर रहा है। अब ये बोल रहा है 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, ठीक है, यानी कि 5 अलग अलग स्टेजेस, वो भी इट वाज आल्सो बीइंग स्पेसिफिक, इट इज आल्सो बीइंग स्पेसिफिक, ठीक है। ये भी बोल रहा है 5 स्टेजेस, वो भी बोल रहा है 5 स्टेजेस। हमारा ऑप्शन बी जो इट इज सेइंग मोर देन 5 स्टेजेस, क्या वहां पे 5 स्टेजेस से ज्यादा होने की बात हुई, नहीं, इट वाज सेइंग 5 स्टेजेस। क्या वहां पे, अब देखो ये बोल रहा है ऑलमोस्ट 5 डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि लगभग 5 स्टेजेस, ठीक है। सो यहाँ पे इट इज नॉट बीइंग स्पेसिफिक, पर वो लगभग नहीं बोल रहे थे, इट वाज सेइंग 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, ठीक है, 5 डिफरेंट स्टेजेस। तो वो तो बहुत स्पेसिफिक था, हमें श्योरिटी मिल गई कि 5 अलग अलग स्टेजेस हैं, पर यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जो है वो कहीं ना कहीं क्या शो कर रहा है, कुछ और होने की पॉसिबिलिटी। सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज सेइंग मोर और लेस देन 5 स्टेजेस, यानी कि 5 स्टेजेस से कम या 5 स्टेजेस से ज्यादा, तो ये भी हमारे वहां टेक्स्ट में कहीं इसके बारे में बात नहीं हो रही है। वहां पे सिंपली उन्होंने क्या बताया है, it undergoes or hazard management is an ongoing process that goes through 5 different stages, जो 5 अलग अलग stages से गुजरता है। So it is being specific here, so that means option number A is going to be best suitable answer for me, ठीक है। तो हमारा आंसर जो सबसे ज्यादा क्या रिलेट कर रहा है, 5 distinct stages, ठीक है। So MCQs में you have to use evaluation method। अब evaluation method क्या होता है, आपने देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा ऑप्शन कौन सा रिलेट हो रहा है, ठीक है। आप इवैल्यूएट करोगे हर एक ऑप्शन को, क्या ये मेरा आंसर हो सकता है, क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। वो चीजें आपने माइंड में रखनी है एंड ट्रस्ट में अगर आप इनको इवैल्यूएट करना सीख गए तो आपका जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा लास्ट पे वो सही आंसर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, What is the first step of a hazard management plan? यानी कि hazard management plan का पहला स्टेप जो है वो क्या है। तो क्वेश्चन पे जाते हैं, फिर से ढूंढते हैं हमारा कीवर्ड क्या है, फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप
तो पहले ही हमारा कीवर्ड मिल गया। ये क्या बोल रहा है, द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप मिल गया, हमने इसको अंडरलाइन किया क्योंकि ये क्वेश्चन में भी सेम चीज है। तो जो जो कीवर्ड सेम आपको मिलेंगे आप हमेशा उनको अंडरलाइन करेंगे, बिकॉज वो आपको आपके आंसर्स तक लेकर जाते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजर्ड। तो पहला स्टेप क्या है, पोटेंशियल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, पोटेंशियल हैजर्ड्स को पहचानना, ठीक है। Remembering that hazards are classed as anything that remembering that hazards are classed as anything that could potentially cause harm not only to people but also to the organization, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो पहला स्टेप है वो यही होना चाहिए कि जो भी हैजर्ड्स है, पॉसिबल हैजर्ड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। अब ऑप्शंस पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इवैल्यूएट द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, क्या रिस्क्स जो भी इन्वॉल्व रहेंगे उसमें, उसको इवैल्यूएट करने की बात हुई है? नहीं, कहीं पे भी इवैल्यूएशन की बात नहीं हुई है। उन्होंने एक ही वर्ड यूज किया है, आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, ठीक है, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। एनालाइज द हार्म, क्या हार्म को एनालाइज करने की बात हुई है? अगेन नहीं, पहचानने की बात हुई है, ठीक है, आइडेंटिफाई करने की बात हुई है। बोथ ए एंड बी, तो ये तो कहीं हमें मिले नहीं, सो दैट मीन्स ये सी होना तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रिकग्नाइज रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, जो रिस्क्स इन्वॉल्व हैं उनको रिकग्नाइज करना, उनको पहचानना। सो आइडेंटिफाई का यहाँ पे इन्होंने क्या सिनोनिम यूज किया हुआ है? रिकग्नाइज। सो डी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। सो हमने रीड किया, हमने देखा कि क्या ये वाला ऑप्शन, इसके बारे में कोई बात हुई है। जब हमें लगा कि इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है, हमने इसको क्रॉस कर दिया। फिर हमने एनालाइज द हार्म का देखा कि क्या इससे मिलते जुलते कोई कीवर्ड्स हैं। जब हमें लगा कि नहीं, इससे मिलते जुलते भी कोई कीवर्ड्स नहीं है, हमने इसको भी क्रॉस कर लिया। सो जब ये दोनों क्रॉस हो गए तो ऑप्शन सी वैसे ही हमारे लिस्ट से बाहर चला गया। सो रिकग्नाइज द रिस्क इन्वॉल्व, वहां पे इन्होंने क्या यूज किया था? आइडेंटिफाई दी हैजर्ड्स, ठीक है, पोटेंशियल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, यानी कि उनको रिकग्नाइज करना। सो ये हमारा आंसर ट्रे मैच हो रहा है, हमने इसको मार्क कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रिस्क्स इन्वॉल्व इन एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं उनमें क्या क्या रिस्क्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब हमारे कीवर्ड्स क्या हैं? रिस्क्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इन्वॉल्व, ठीक है। हम इसको रीड करके हम सीधे टेक्स्ट पे जाएंगे और अपने कीवर्ड्स को फिर से ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारा कीवर्ड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट और रिस्क है। सो टू इलस्ट्रेट एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है और एग्जाम्पल किसकी है? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, जो कि हमारे क्वेश्चन का कीवर्ड था। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरा आंसर आने वाला है, ठीक है। एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कैन कॉज एन इंजरी टू एम्प्लॉयज, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है वो क्या कर सकता है? वहां के एम्प्लॉयज को इंजर कर सकता है, ठीक है। बट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस प्रोडक्शन, इंजरी तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में लॉस प्रोडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस प्रोडक्शन, ब्रोकन मशीनरी एंड वेस्टेड रिसोर्सेज फॉर दी कंपनी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? एक तो वहां के वर्कर्स को इंजरी हो सकती है, वहां की प्रोडक्शन लॉस्ट हो सकती है, मशीनरी जो है वो ब्रेक हो सकती है, एंड वेस्टेड रिसोर्सेज फॉर दी कंपनी, और कंपनी के लिए रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व है। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था? हमारा क्वेश्चन बोल रहा था What are the risks involved in an industrial accident? तो क्या क्या risks involved हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में? चलिए देखते हैं। Injuries to the workers, हाँ इसके बारे में तो बात हुई थी, वो तो बोल रहा था कि वर्कर्स जो है वो इंजर्ड हो सकते हैं। सो दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन तो है ही है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। इनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, क्या इकोनॉमी पे असर पड़ सकता है? वो भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इकोनॉमी से रिलेटेड हमें कोई कीवर्ड मिला नहीं, हमें कोई कीवर्ड नहीं मिला, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी के लॉस होने की बात हुई? हाँ बिल्कुल हुई थी। देखो दो चीजें तो फर्स्ट श्योर है ही है। एक तो यहाँ पे ये बोल रहा है इंजरी टू एम्प्लॉयज, यानी कि इंजरी टू वर्कर्स, एंड देन लॉस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी का लॉस करने, प्रोडक्टिविटी के लॉस होने की बात हो रही है। सो ये दोनों ऑप्शंस हमारे इसमें मैच हो रहे हैं। सो दैट मीन्स ए भी आंसर है, सी भी आंसर है। सो बोथ ए एंड सी आर माई आंसर्स, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ एंड बाकी को मैं क्रॉस कर लेती हूँ। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज,
पैसेज के अकॉर्डिंग ऑन व्हाट बेसिस हैज द गवर्नमेंट इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन द इंडस्ट्रीज। यानी कि अगर हम जो हमारे पैसेज में टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वो किस बेसिस पे स्ट्रिक्ट एक्शंस इंपोज करती है इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, स्ट्रिक्ट रूल्स जो है वो इंपोज करती है इंडस्ट्रीज पे, किस बेसिस पे। हमारे ऑप्शंस क्या हैं? डेंजर टू द लाइफ ऑफ वर्कर्स, यानी कि जो वर्कर्स वहां पे हैं उनकी जिंदगी को जो खतरा है उस बेसिस पे इंपोज करती है। फेलिंग टू ऑब्जर्व हैजर्ड्स, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो फेल करती हैं हैजर्ड्स को पहचानने में, ऑब्जर्व करने में, उस बेसिस पे वो स्ट्रिक्ट रूल्स इंपोज करती है। रिकग्निशन ऑफ थ्रेट्स, यानी कि थ्रेट्स को वो रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं, उस बेसिस पे वो इंपोज करते हैं, या नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो तो हमें रीड करके ही पता चलेगा कि किस बेसिस पे वो इंपोज करते हैं ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। इन मेनी केसेस local and national government legislation has strict regulations concerning hazard identification, यानी कि किस रिगार्डिंग hazard identification को से related जो भी concern है उसको। And in many industries, especially those perceived to be dangerous, severe penalties can be incurred by companies overlooking such hazard identification। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रहा है? हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे, ठीक है। यानी कि जो बहुत सारे केसेस में जो वहाँ के लोकल या फिर वहाँ के जो नेशनल गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स, बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जो हैं वो इंपोज करते हैं रिगार्डिंग, मतलब किस रिलेटेड? हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन को लेकर वो बहुत सारे क्या करते हैं? रेगुलेशंस, बहुत सारी रूल्स जो है वो इंपोज करते हैं। एंड बहुत सारे केसेस में जो कंपनीज हैं अगर वो उन हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन को ओवरलुक करती हैं तो उनको भुगतान भी करना पड़ सकता है, ठीक है। वो दे हैव टू इनकर दी पेनल्टीज, ठीक है। सो चलिए ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे। राइट, डेंजर्स टू द लाइफ ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की डेंजर की बात हुई? नो, डेफिनेटली नहीं। फेलिंग टू ऑब्जर्व हैजर्ड्स, हैजर्ड्स को फेल करने की बात तो नहीं हो रही है, बट वो ओवरलुक कर रहे हैं हैजर्ड को, ठीक है। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन को वो क्या कर रहे हैं? ओवरलुक कर रहे हैं, ना कि फेल हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करने में। रिकग्निशन ऑफ थ्रेट्स, थ्रेट्स को तो रिकग्नाइज, इसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात हो रही है और उसको ओवरलुक करने की बात हो रही है, ठीक है। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, ठीक है। सो अब देखो, ना तो वर्कर्स की लाइफ को खतरा है इसीलिए वो मतलब इंपोज करते हैं बहुत सारे रेगुलेशंस, ऐसा तो कोई हमने रीड नहीं किया। फेलिंग टू ऑब्जर्व हैजर्ड्स, यानी कि जो भी खतरा है उस खतरे को वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, उसमें वो असमर्थ रहते हैं, पर उस चीज के बारे में भी बात नहीं हो रही है। वो क्या बोल रहा था? ऑल्दो हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात हो रही है, पर वो बोल रहा है मतलब जो भी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कंसर्न है उससे रिगार्डिंग जो है वो रेगुलेट करते हैं, उससे रिलेटेड जो है वो बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो इंपोज करते हैं। एंड सेवियर पेनल्टीज कैन बी इनकर्ड बाय कंपनीज ओवरलुकिंग सच हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, जब वो उस हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन को ओवरलुक करते हैं तो तब जाके उनको भुगतान करना पड़ता है। तो ये भी रिलेट नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली दे आर नॉट फेलिंग, ठीक है, बट दे आर जस्ट ओवरलुकिंग इट, राइट। सो दैट मीन्स हमारा जो इसमें आंसर है बेस्ट सूटेबल आंसर, क्योंकि तीनों ऑप्शंस में से हमारे पास आंसर जो है वो कोई भी रिलेट नहीं कर रहा है। सो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी विल बी माय आंसर, सो आई विल मार्क दिस वन, राइट। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। अब सिंपल सी चीज आपने ये याद रखनी है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो है वो भी सीक्वेंस फॉलो करते हैं। इट इज ओनली अबाउट फाइंडिंग वन क्वेश्चन, उसके बाद हमेशा सीक्वेंस फॉलो करेगा, ठीक है। आपने उस लोकेशन तक जाना है जहां पे उनके बारे में बात हो रही है, जब आप उस लोकेशन तक पहुंचते हैं फिर क्वेश्चंस जो है वो सीक्वेंस ही फॉलो करेंगे। एंड आपने, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज में वो डिस्ट्रैक्टर्स यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आपको लगेगा ये वाला ऑप्शन भी मेरा रिलेट कर रहा है, ये भी रिलेट कर रहा है, ये भी रिलेट कर रहा है, सारे ऑप्शन मेरे मैच हो रहे हैं, तो आंसर क्या हो सकता है? तो उस टाइम आपने यू हैव टू यूज इवैल्यूएशन मेथड, आपने ये देखना है व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल फिट, सबसे ज्यादा मेरा कौन सा ऑप्शन रिलेट हो रहा है। कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो आपको ये इंडिकेट करेगा नहीं ये आपका आंसर नहीं है, आपने उस पर्टिकुलर वर्ड पे फोकस करना है जो आपको हेल्प करेगा आपके आंसर को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। एंड दूसरा, वर्क ऑन स्किमिंग, ठीक है, स्किमिंग एंड स्कैनिंग प्रैक्टिस करो, एंड साथ साथ में कीवर्ड्स, पैराफ्रेजिंग वो सब प्रैक्टिस करिए। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आपके क्वेश्चन
में कोई भी ऐसा कीवर्ड है, आपके माइंड में पहले ही उसके सिनोनिम्स आने चाहिए, आपने उसको विजुलाइज करना है, उसकी पैराफ्रेजिंग करनी है कि ये किस तरह से लिखा हो सकता है, ठीक है। जब आप वो चीजें करेंगे तो आपके आंसर्स आपको ढूंढना आपके लिए ईजी हो जाएगा। So I hope I was able to make you understand this type of question and अगर आप किसी particular type के questions को समझना चाहते हैं, आप मुझे comment section में आप mention कर सकते हैं। I'll make sure मैं उस पर video बनाऊँ and if you feel like आपके जो भी friends हैं जो prepare कर रहे हैं IELTS के लिए, IELTS test के लिए, आप उनके साथ भी ये videos share कर सकते हैं ताकि उनको भी घर बैठे free videos मिलें and उनके सारे doubts जो हैं वो clear हो जाएं। And if you want to take offline classes, you can come to our institute, the Pinnacle Overseas एजुकेशन, नानक नगर में बड़ा गुरुद्वारा है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट में है। यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन द गिवन नंबर्स, ठीक है। हमारे 2 नंबर्स यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, आप इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। सो whenever you come, make sure you give us a call, right? So thank you so much and hope to see you in the next video.